हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पहला यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। इसमें आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की अलग अलग सीक्वेंस अलग अलग किताबों में दे रखी है कि किसी ने कुछ चीजें पहले बताई है, कुछ चीजें बाद में बताई है। मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लगता है चीजें पहले जानी चाहिए वो मैं पहले बता रहा हूँ और उसके बाद वाली चीजें बाद में। बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ आता नहीं है। आप जब एक चीज को थोड़ा फॉलो कर लेते तो फिर सारी चीजें कवर हो जाएंगी उसमें। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस। पहला स्टेटमेंट है प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस ड्यू टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। नाउ सी, हमको ये तो पता ही है कि प्रोडक्शन किसी चीज का करना जरूरी रहता है। जब तक कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होगी तब तक आप उस चीज को कंज्यूम कैसे करें। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन इस इन वर्ड से हम वेल वर्स्ड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतना भी हमने पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तो भी हमको तो ये पता ही है कि प्रोडक्शन करना होता है, कंजम्पशन कुछ चीज होती है। सो प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? कंटिन्यूअस प्रोडक्शन क्यों करना पड़ता है? कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। जो रिक्वायरमेंट्स है ह्यूमन की वो कभी खत्म ही नहीं होती, एक के बाद एक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हर बंदा, वो एक आपने स्टोरी सुनी होगी ना, वो साइकिल वाला कार वो स्कूटर वाले को देखता है, स्कूटर वाला कार वाले को देखता है, कार वाला और बड़ी कार वाले को देखता है, बड़ी कार वाला शायद ट्रेन वाले को देखता है। ये चेंज चलती रहती है, इनकी वांट्स का कुछ एंड नहीं है। और एक जो बेसिक चीज रहती है कि भूख वगैरह है, ये सब ये तो डेली लगती है। आज आप खाना खाओ, कल आपको फिर से भूख लगेगी। तो रिक्वायरमेंट्स जो है, नीड्स, ये कभी खत्म नहीं होती। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। So when needs are unlimited, then production has to be a continuous process. Regularly unlimited production तो नहीं हो सकता, पर regular और continuous production हो सकता। अब ये जो continuous production है, अब यहां से ही कुछ चीजें आती है। क्योंकि ये पहला वीडियो है, जनरल इंट्रोडक्शन है, तो आप इसके बारे में ध्यान से जरा समझिए। यदि किसी चीज का प्रोडक्शन होना है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ उसमें रिक्वायरमेंट होगी। प्रोडक्शन करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी, ऐसे ही तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता। कोई तो होगा जो बंदा फैक्ट्री का सेटअप लगाएगा, कोई तो होगा जो बंदा उस चीजों में पैसा लगाएगा, कोई तो होगा जो आके काम करेगा, कोई होगा बोलेगा मेरी जमीन पे काम करो। ये सब चीजें चाहिए होती है, तभी प्रोडक्शन कंप्लीट हो पाएगा। यदि इनमें से कोई चीज मिसिंग है, सब कुछ है पर जगह नहीं है जहां पे काम कर सकते, तो काम कैसे हो पाएगा? सब कुछ है मगर लेबर नहीं है जो आके काम करेगा, तो काम कैसे हो पाएगा? इसका मतलब ये जितने भी फैक्टर्स कहेंगे हम इनको, इसको बोला ही जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वो हमारा नेक्स्ट चीज है कि प्रोडक्शन नीड फैक्टर्स। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिनको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये बेसिक चार चीज। लैंड, जमीन की जरूरत पड़ती है। लेबर मतलब जो बंदे आके काम करते हैं। कैपिटल मतलब उस पूरे सेटअप के लिए जो पैसा चाहिए वो। एंटरप्राइज मतलब पैसा तो कोई दे देगा लेकिन इस पैसे के रिस्क कौन लेगा? जो बंदा उस पैसे के रिस्क लेने को तैयार है। तो ये चारों चीजें जब मिल जाएंगी, इनको बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब मिल गए तब प्रोडक्शन की एक्टिविटी आगे बढ़ेगी और प्रोडक्शन हो पाएगा। सो ये चार चीजें, इनसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। नाउ सेकंड, लैंड के बदले में जो, देखो इसको क्या बोला है, फैक्टर सर्विसेज। अब ये क्या है? ये सर्विस है, ये कोई ना कोई चीज प्रोवाइड की जा रही है आपको। ये जो सर्विस है इसको कहा जा रहा है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर मतलब मेहनत। ओके, सो फैक्टर मतलब यहाँ पे कि कुछ करना पड़ता है। थिंक यू आर डूइंग समथिंग, यू आर डोनेटिंग और नॉट डोनेटिंग बट यू आर गिविंग समथिंग टू द एंटरप्राइज और द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो लैंड, लेबर। अब जिसने जमीन दी है, लैंड दी है, उसको उसके बदले में रेंट मिल जाएगा। फिर जमीन दिया आपने किसी को यूज करने के लिए, तो उसके बदले में आप जमीन का किराया ले लोगे। सो लैंड, लेबर। अब इसमें लैंड एग्जैक्टली डज नॉट मीन कि लैंड यानी जमीन दी। हो सकता है कि वो आपको मॉल के अंदर कोई जगह दे दे जहां पे आप अपनी मशीन का सेटअप लगा सको, कुछ भी, मतलब स्पेस उसने दिया है तो स्पेस के बदले में वो रेंट ले लेगा। ओके, लेबर जो आके काम करेंगे, वो काम के बदले में अपनी वेजेस लेंगे। जो भी काम, तो उसमें छोटा बड़ा वो सारे काम इंक्लूड हो गए। लेकिन इफ यू आर वर्किंग, यू आर गिविंग योर स्किल्स, यू आर डूइंग सम वर्क, देन उसके बदले में वेजेस मिलेंगे।
देन कैपिटल, यदि किसी ने पैसा दिया है तो पैसे के बदले में यू गेट इंटरेस्ट, ऑब्वियसली इंटरेस्ट मिलेगा ना, ब्याज मिलता है, पैसा देते तो ब्याज मिलता है, ओके। एंड एंटरप्राइज, जिसने ये रिस्क ली है, ये पैसा लेने की, ये लेबर्स को लगाने की, ये सबकी रिस्क जो ले रहा है, उसके लिए लास्ट में जो बचेगा वो प्रॉफिट है, कि इनको सबको जो देना था वो देने के बाद जो बचा वो प्रॉफिट उस एंटरप्रेन्योर का है। तो ये बेसिकली इसको एंटरप्राइज के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, कि भाई जो जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करता है, जो रिस्क लेता है, उसको बदले में प्रॉफिट मिलता है, ठीक। ये चीज मतलब इनके बदले में ये, अब ये तो सर्विसेज थी, सर्विसेज के बदले में जो मिला वो इनकम, सिंपल, ठीक है। सर्विस के बदले में जो मिला वो इनकम, इनकम भी कौन सी, फैक्टर इनकम, ऐसे ही मिल गया ये पैसा, इसके बदले में कुछ देना पड़ा, सो इसीलिए मेहनत के बदले में मिलने वाला पैसा, दैट इज फैक्टर इनकम। सो एक तो ये हो गया कि भाई सर्विस प्रोवाइड की, फिर इनकम मिल गई। जिन लोगों ने सर्विस प्रोवाइड करके अपनी इनकम जनरेट करी है, वो इनकम जनरेट करने के लिए उनको क्या करना पड़ा है, उनको करना पड़ा है प्रोडक्शन, उनको क्या करना पड़ा है, प्रोडक्शन। उन्होंने कुछ चीज प्रोड्यूस की है, उसके बदले में उनको इनकम मिली। अब ये जो चीज प्रोड्यूस हुई है, इस प्रोडक्शन का कुछ ना कुछ कंजम्पशन, फॉर एग्जांपल मार्कर, ये हमारा फेवरेट एग्जांपल है, ये हर वीडियो में चलता रहता है कई बार। सो ये मार्कर किसी ने प्रोड्यूस किया, अब जिसने भी मार्कर प्रोड्यूस किया, हो सकता है उसको खुद को भी उसकी जरूरत पड़ती हो, ऐसा थोड़ा ना कि ये सेलो कंपनी का मार्कर है तो ये मार्कर को सेलो वाला यूज नहीं कर सकता, उसको अपनी टीम को यदि एक्सप्लेन करना है तो वो खुद भी यूज कर सकता है, टीचर्स यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स में, हर जगह पे इसका कंजम्पशन होगा। सो जिसने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन में कुछ और लोग भी लगे होंगे काम के लिए, लेबर लगी होगी, एंटरप्रेन्योर होंगे, ये सब होंगे, तो उन्होंने जब प्रोडक्शन किया तो इस चीज का कंजम्पशन भी वो कर सकते हैं, और उसको करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम को खर्च करना पड़ेगा। यदि मेरे पास इनकम ही नहीं है तो मैं मार्कर खरीद पाऊंगा क्या, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन यदि मेरे पास इनकम है तो मैं क्या बोलूंगा, पैसा दूंगा, बोलूंगा भैया लो 30 रुपए और मुझे मार्कर। फिर अब ये मार्कर मेरे पास आ गए, मार्कर में यूज कर रहा हूं, बदले में मैंने क्या दिए, पैसे। सो जो इनकम मेरे पास आई थी वो मैंने कुछ तो मेहनत करके कमाई होगी, मैंने मेहनत की, बदले में मेरे पास इनकम आई। अब उस इनकम को मैं एक्सपेंडिचर, खर्च करूंगा, और खर्च करके मैं मार्कर ले लूंगा। जब ये पैसा मैं खर्च करता हूं तब उस प्रोडक्शन वाले को और आगे के लिए मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी प्रोड्यूस करूं। सो ये देखो आप क्या हो रहा है, एक बंदा जा रहा है, मेहनत कर रहा है, वापस आ रहा है, उसको इनकम मिल रही है, फिर ये इनकम वापस कंपनी के पास जा रही है, उससे उसको और प्रोडक्शन का मन कर रहा है। ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ये घूम रहा है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे स्टडी है, ये घूमता ही जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से। फिर क्या होगा, फिर कंपनी प्रोडक्शन करेगी, फिर ये बंदा मेहनत करने जाएगा, फिर उसको सैलरी मिलेगी, फिर वो वापस खर्च करेगा, मतलब ये प्रोसेस चलता है। अभी एक मार्कर की बात है, बट ओवरऑल इकोनॉमी में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको प्रोडक्शन कर भी रहे हैं और उनको कंजम्पशन भी कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक काफी हद तक क्लियर है कि ये मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, कि फैक्टर सर्विसेज मतलब ये मेहनत की गई, इसके बदले में आपको इनकम मिल गई। अब इस इनकम को आप खर्च करेंगे और अपने लिए चीजें खरीद लेंगे, उनको आप बोलो गुड्स एंड सर्विसेज। आपने गुड्स खरीद लिया, सामान खरीद लिया, सो ये खरीदा कहां से, कंपनी से। कंपनी ने सामान कहां से आया था, प्रोड्यूस किया गया। किसने प्रोड्यूस किया, मैंने ही किया, क्योंकि मैं लेबर हूं, मैं वहां जाके लेबर, मैं मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मतलब हम सारे, तो हम में से कोई जा रहा है प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, हम में से कोई प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो फिर उसके बदले में उनको इनकम मिली, इनकम मिली तब वो मार्कर खरीद पाए। तो ये सिंपल है, मतलब इसको आप इसी तरीके से याद रखना, पूरा हमेशा याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये 4 है, ये भी ध्यान रखना। बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4, और हर तरीके का कोई भी चाहे फैक्टर हो, आप उसको कितना भी घुमा लो, कहीं ना कहीं इनमें उसको सेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो इनसे बाहर है। तो यदि इस पे फैक्टर्स पे और भी फैक्टर्स बने तो वो इनमें कहीं ना कहीं ऐड हो सकते हैं। वो तो क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बदलती है, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज आ जाती है, कुछ नई चीजें, लेकिन होता उस बेसिक में से ही कहीं ना कहीं है। या तो उसने अपनी मेहनत दी होगी,
तो लेबर कैटेगरी में आ जाएगा, या तो उसने अपना पैसा दिया होगा तो कैपिटल कैटेगरी में आ जाएगा, या तो फिर उसने अपना रिस्क लिया होगा इस बिजनेस को करने का, और या तो उसने कोई जमीन वगैरह किराए पे ली। अब कोई बोलेगा सर इसमें तो ऐसे भी लेबर रहता है जो तो लेबर नहीं है सर, वो तो कंसल्टेंट है, तो दिमाग देने का काम है, बट है तो अल्टीमेटली लेबर ही। ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में तो उसने अपना लेबर ही दिया ना। मैं एक बंदा बैठ के कुछ काम करता है, दूसरा बंदा बैठ के सोचता है, तो ये काम जो उसके बदले में वो दे रहा है तो वो लेबर ही है, ठीक है। तो उसको इस कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो ये है फैक्टर सर्विसेज, ये है फैक्टर इनकम, एक तो ये चीज। अब दूसरी चीज सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स कैसे होते हैं? अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं जाता हूं काम करने के लिए, मैं जाता हूं, तो मैं कौन है? मैं मतलब हम सारे, हम सभी हाउस होल्ड्स हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा हुआ? हाउस होल्ड सेक्टर। ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर ये सारी चीजें करने का काम, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम हाउस होल्ड सेक्टर ही करता है, क्योंकि हाउस होल्ड में से ही लेबर निकल के आता है, हाउस होल्ड में से ही वो बंदा निकल के आता है जो बंदा कहता है कि मेरे पास पैसा है, चलो पैसा ले। हाउस होल्ड में से ही वो बंदा निकल के आता है जो कहता है कि चलो मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। और हाउस होल्ड में से ही किसी का लैंड भी होता है जो कहता है कि ठीक है मेरी जगह पे काम करो। होते ये सारे हाउस होल्ड ही है। तो सबसे प्राइमरी सेक्टर हमारा कौन सा है? हाउस होल्ड, जिसमें से सब निकल के आते हैं। लेकिन अब अकेला ही सेक्टर यदि रह जाता है, यदि हम बात करते हैं कि सिर्फ हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड में तो फिर कोई इकोनॉमी की बात ही नहीं है, फिर तो कोई डिस्कशन ही नहीं है इकोनॉमिक का, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि हाउस होल्ड से हाउस होल्ड में क्या ट्रांजैक्शन, उसको तो काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए दूसरा सेक्टर पिक्चर में है। और जब तक ये दो सेक्टर ना आ जाए तब तक इकोनॉमी नहीं बनती। इकोनॉमी सिंगल सेक्टर के साथ नहीं बन सकती। मिनिमम 2 sectors are required for formation of any kind of economy. Somebody has to be the producer, somebody has to be the consumer, only then there can be a transaction. ठीक, so ये पहला वाला सेक्टर तो है हाउस होल्ड, इसमें हम सारे आ गए, जितने भी होते हैं सारे इसमें आ गए हाउस होल्ड। ओके, दूसरा फर्म्स। इस हाउस होल्ड में से कुछ लोग जब निकल के गए, उन्होंने प्रोडक्शन किया चीजों का, तो जब उन्होंने प्रोडक्शन किया तो उन्होंने एज ए फर्म प्रोड्यूस किया, एज ए हाउस होल्ड नहीं रहे। अब वो उसमें से कुछ लोग निकल गए और अब वो एज ए फर्म हो चुके। तो फर्म का काम क्या हो गया? प्रोडक्शन करना। मतलब फर्म क्या काम करेगा? फर्म विल सेटअप ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन। हाउस होल्ड का पहला काम क्या होगा? फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने का और फिर कंज्यूम करने का, है ना। मतलब ये पहले सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उसके बाद ये कंज्यूम कर लेगा। फर्म्स जो है वो प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करने के बाद वो प्रोडक्ट चीजें प्रोड्यूस करी, उसके बाद वो उनको इनकम प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इट विल प्रोवाइड इनकम, विल प्रोवाइड इनकम। मतलब ये सेक्टर के काम। अब क्या, अब बात और ये दो सेक्टर समझ है कि मतलब एक हाउस होल्ड और एक फर्म है, फर्म प्रोड्यूस कर रहा है, हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है। ये बात थोड़ी और आगे चली, ये बात थोड़ी और आगे चली और उसमें ये हुआ कि ऐसा लगा कि कुछ लोग जो हैं शायद अपनी मनमानी कर रहे। उनको देखो, ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग है तो अलग अलग टाइप के थॉट्स आने नेचुरल है। कहीं जगह पे कोई सेल्फिश हो जाता है, कहीं जगह पे कोई अपने बेनिफिट की बात सोचता है, तो ऐसा तो बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो लेकिन उनके कुछ लोगों के बेनिफिट की वजह से यदि दूसरे लोगों का नुकसान होने लगता है या दूसरे लोगों को उसका लॉस ज्यादा हो रहा है, तो देयर कम्स इनटू द पिक्चर द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट भी निकला हाउस होल्ड से ही है। सी एनीबडी, मे बी प्राइम मिनिस्टर, मे बी चीफ मिनिस्टर, मे बी एनीबडी, वो निकले हाउस होल्ड में से ही है। So then unity they will make a group and they will decide कि भाई हम सारे लोग तो इस चीज का ध्यान नहीं रख सकते, let us form some rules and regulations and then let us form a team। और टीम कैसे डिसाइड करेंगे? तो फिर वो कुछ अलग अलग रहता है। कई जगह डिक्टेटरशिप होती है कि नहीं, वो अपने आप बोल देगा मैं लीडर हूँ, उसके 10 आदमी खड़े कर देगा, उनसे कोई लड़ नहीं सकता तो उसको मान लिया। कुछ जगह ऐसा होगा कि डेमोक्रेसी होगी जैसे इंडिया में, तो सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई ये हमारा लीडर। सो गवर्नमेंट भी क्या करेगी? गवर्नमेंट थोड़े थोड़े रूल्स लगाएगी, इन पे
थोड़ा टैक्स वगैरह कलेक्ट करेगी इन दोनों पे, ताकि कुछ ऐसे भी काम हो सके जो सिर्फ प्रॉफिट के नाम, क्योंकि भाई देखो फर्म क्या काम करेगा, फर्म तो प्रॉफिट बनाने का, बॉटम लाइन पता है, फर्म क्या करेगा, प्रॉफिट बनाने का। लेकिन फिर कुछ ऐसे काम भी होंगे जो प्रॉफिट के अदर देन प्रॉफिट, तो जिसमें प्रॉफिट की जरूरत नहीं, जिसमें वेलफेयर की जरूरत है, तो वेलफेयर वाले कामों के लिए गवर्नमेंट ने जो पैसा है इनसे टैक्स वगैरह के थ्रू कलेक्ट किया, प्लस इनको कुछ फैसिलिटीज भी दी, इनको कुछ जगह पे सब्सिडी दी, इनको इनमें से कुछ हाउस होल्ड्स को रखा और उनको सैलरी दी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो ये सब काम भी गवर्नमेंट करता है। फिर ये हमारा थर्ड सेक्टर, मतलब तीसरा सेक्टर आ गया। तो अब जब हम कभी बात करेंगे कि तीनों सेक्टर, तो ये तीन सेक्टर जो है 1 2 3, ठीक। सो यहां पे जब बात होती है वन सिंगल सेक्टर तो कोई है ही नहीं, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स आ गए, 3 सेक्टर में ये तीनों सेक्टर आ गए। अब 4 सेक्टर इकोनॉमी, अब क्या था, गवर्नमेंट एक जगह की है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सब एक ही जगह पे चल रहे हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टैक्स, सब्सिडी, जॉब एक्सेट्रा, सब वो भी प्रोवाइड कर। अब ये तो बात हो गई हमारे देश, ये तो बात हो गई हमारे देश की। ऐसे ही अलग अलग देश, जब कभी ऐसी कुछ चीज होती है जो आपके पास नहीं है और लेकिन किसी और देश के पास, यदि वो उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर उससे जब आपने अपना कॉन्टैक्ट बनाया, तब ये 4th सेक्टर आ गया इकोनॉमी में, जिसको कि हम कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारे देश को छोड़ के, हमारे एरिया को छोड़ के रेस्ट ऑफ। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात, जब ये 3 सेक्टर्स रहते हैं, इन तीनों सेक्टर्स को ये कहा जाता है कि भाई ये तो क्लोज्ड इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ये बाहर वालों से इंटरेक्शन नहीं कर रहे, तो क्लोज है, तो घर में सारा मैटर सुलझ जाता है। तो ये अंदर की बात, तो क्लोज्ड इकोनॉमी 3 सेक्टर। जैसे ही चौथा सेक्टर आ गया, इट इज अ ओपन इकोनॉमी, इट इज अ ओपन। ये सब अभी हम डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार इसको यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इससे आपको पूरे चैप्टर का ग्लिम्स मिल जाएगा और आपको याद रहेगा। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस चौथे को जैसे ही इसमें इंक्लूड करते हैं, तो इकोनॉमी कैसी हो जाती है, ओपन। फिर हर कंट्री के साथ डील कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब कर सकते हैं। तो ये ओपन इकोनॉमी, व्हेन एवरीबॉडी इज इंक्लूसिव, सो दैट इज ओपन इकोनॉमी। तो ये 4 सेक्टर हो गए जो होते हैं इकोनॉमी के, और इनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को ही हम स्टडी करते हैं यूजुअली। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही काम है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे बात हो रही है, तो हमको एटलीस्ट 3 सेक्टर देखने हैं, और यदि हमको नेशनल लेवल के एंगल से इन 2 सेक्टर्स को भी देखना है, तो भी हमको कंसिडर तो सारा ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये 4 सेक्टर, ठीक। सो इसमें सेक्टर और सेक्टरल इकोनॉमी का हम एक अलग से वीडियो भी बना लेंगे, जिसमें हम चारों सेक्टर्स को अलग से एक बार डिस्कस करें, ठीक। सो ये 4 सेक्टर्स, मतलब सर्कुलर फ्लो की बात आई, इसीलिए सेक्टर देखना पड़ा कि भाई सर्कुलर फ्लो यदि कहीं भी है, तो वो सर्कुलर फ्लो में पैसा यहां से यहां घूमता रहेगा, कोई मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, फिर से देगा, सामान खरीदेगा, ये चलता रहेगा। इसी के लिए हमको सेक्टर देखना, ठीक। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब जब फ्लो हो ही रहा है, तो फ्लो कितने टाइप का हो, फ्लो हो रहा है तो फ्लो क्या क्या चीजों का फ्लो है, तो बेसिक 2 चीजों का फ्लो। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। वन इज मनी फ्लो, पैसा जा रहा है, पैसा एक जेब से निकला, दूसरी जेब में गया, दूसरी जेब से निकला, तीसरी जेब में गया, ये पैसा रोटेट हो रहा है, सो दैट इज मनी फ्लो। इसको कहा जाता है नॉमिनल। नॉमिनल क्यों कहा जाता है वो हम इसको तब डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो कि नॉमिनल यानी कि इट इज जस्ट अ नेमली ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं है, बट मनी इज फ्लोइंग, ओके। सो पैसा एक बंदे से दूसरे टाइप का फ्लो होता है रियल फ्लो। रियल फ्लो में कुछ चीज, कुछ सर्विस, कुछ गुड, कुछ टेंजिबल चीज जिसकी एक्चुअली वैल्यू है, वो चीज जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बात बताओ, आपने कहा कि सर हमको भूख लगी, मैंने आपको खाना खिला दिया। अब आपके लिए खाना इंपॉर्टेंट है या मैं आपको पैसे दे दूं तो पैसे खा लोगे आप? नहीं ना, मैं आपको खाना दूंगा तभी उसकी इंपॉर्टेंस। चलो आपको मैंने सारे पैसे दे दिए पर खाना कहीं भी नहीं, फिर चल जाएगा क्या? खाना कहीं भी नहीं, बस पैसे सारे दे दिए, तो फिर क्या आपका काम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसा लोग कहते हैं कि पैसे से सब खरीदा जा सकता है, अब जब कुछ होगा ही नहीं तो कैसे खरीदोगे?
मतलब सोचो आप, अमीर लोग मरते नहीं है क्या? सब खरीद सकते तो जान नहीं खरीद सकते। जो चीज नहीं होगी वो कैसे खरीद पाओगे? इसीलिए जो खा रहे हैं उसका प्रोडक्शन हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, वो रियल फ्लो है, वो रियल चीज जिसकी आपको एक्चुअली जरूरत है। यदि आपको मसाज चाहिए, हेड मसाज चाहिए, तो आपको चंपी वाला चंपी कर दे ये जरूरी है। आप उसको लाखों रुपए दे दो, बोलेगा चंपी नहीं कर पाऊंगा, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। सो चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, जब एक्चुअली कुछ रियल चीज ट्रांसफर हो रही है, फिजिकल फ्लो, समथिंग इज हैपनिंग एक्चुअली, देन दैट इज द रियल फ्लो ऑफ फिजिकल फ्लो। और बाकी दूसरा फ्लो मनी फ्लो। तो अब एक इकोनॉमी में दोनों ही चीजें होती है, पैसा भी फ्लो होता है और रियल गुड्स एंड सर्विसेज भी फ्लो होती है। तो वो ये दो टाइप के फ्लो हैं, इकोनॉमी है, सेक्टर्स है, तो चीजें आपस में रोटेट होंगी। तो रोटेशन इन दो चीजों टाइप्स। अभी देखते हैं फिर फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो इसमें देखिए फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो में क्या है, इसको हमको हर चीज को थोड़ा सा डिटेल में देखना है। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, सारा कुछ इसलिए एक बार बता रहा है। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब देखो मैं कह रहा हूं कि जिस चीज का फ्लो होना है उसको प्रोड्यूस तो करना पड़ेगा पहले, तो जनरेशन फेज, मतलब पहले वो चीज जनरेट हो। कहां होगी भाई जनरेट? चारों में बताओ। जनरेट तो यहां फर्म्स प्रोड्यूस करें, ठीक। देन डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमने कुछ कमाया है, सॉरी जब हमने कुछ बनाया है, प्रोड्यूस किया है, नाउ इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका सीधा नहीं। आपको लगेगा भाई प्रोड्यूस किया, मार्कर बनाया, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्रोडक्शन आपने किया, चीज आपने जनरेट की, तो जो जनरेट होने के बाद फ्लो होगा वो मार्कर है क्या? नहीं। तो ये जो फ्लो है ना, ये मनी का फ्लो है। मतलब जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन, तीनों चीजों को मनी के टर्म्स में सोचो। जब फर्म पे कोई काम करने आया, जब प्रोडक्शन करने आया, तब क्या जनरेट हुआ? तब जनरेट हुई इनकम। इनकम, इस इनकम को ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस इनकम मनी है ना, इसको इनकम के भी बदले मनी समझो। जब मैंने जनरेट किया, जब मैंने काम किया, तो वहां पे एक हो गया कि भाई ये बंदा 8 घंटे आया था, इसके 800 रुपए बनते। फिर एक एग्जांपल, 8 घंटे आया था, 800 रुपए बनते। सो 8 घंटे के 800 रुपए मनी जनरेट हो चुका है। अब वो मुझे देगा, तो जब वो मुझे देगा तो मुझे मनी देगा। अब इस मनी को मैं वापस डिस्पोजिशन, खर्च कर दूंगा वापस से। आई विल, क्योंकि मुझे सर्विसेज चाहिए, मुझे गुड्स चाहिए, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट की चीजें चाहिए। तो ये तीनों फेज है। अब जैसे ही तीसरा फेज डिस्पोजिशन का खत्म हुआ, पैसा कहां पहुंच गया? वापस फर्म्स के पास। अब वापस उनको वहां पे जनरेट करवाने के लिए काम करवाना पड़ेगा। मतलब ये तीनों फेज साइकिल में चलते रहते हैं, और ये जो मनी है, एक जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ये घूमते रहते हैं। यदि गुड्स घूम रहे हैं तो उनको हमने कहा रियल फ्लो, यदि मनी घूम रहा है तो हमने उसको कहा मनी फ्लो, ठीक। और ये फ्लो सारा कौन से सेक्टर्स के बीच में हो रहा है? हमको मेजरली तो 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़नी है, हाउस होल्ड और फर्म। ये मेजरली इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, हाउस होल्ड से फर्म से हाउस होल्ड, ये सारा इकोनॉमिक का ट्रांजेक्शन इनके बीच में हो रहा है, ठीक है। इसीलिए प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और वो पैसा जो सर्कुलरली मूव करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। यदि वो एक ही जगह पे रुक गया तो फिर आई थिंक कि वो पूरा चेन ही रुक जाएगा। इसीलिए पैसे का फ्लो होते रहना जरूरी है इकोनॉमी में, उससे इकोनॉमी आगे बढ़ती रहती है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल था उसका, कि शॉर्ट में बता देता हूं आपको, कि एक स्टूडेंट है राज, ओके। राज नाम का स्टूडेंट है, तो वो एक बार गांव में गया किसी रिसर्च के लिए। छोटा सा गांव था, उसके में एक ही होटल था, 2-4 रूम्स थे उसमें। तो वो होटल में गया, उसने कहा कि 500 रुपीज लो, 500 रुपीज लेके रूम उसने दे दिया। वो सामान लेके ऊपर गया रूम में, उसने सोचा कि चलो मैं पहले नहा लेता हूँ, तो उसने थोड़ा हीटर वगैरह ऑन किया, नहाने के। अब ये जो 500 रुपए रिसेप्शन पे जैसे ही उसने दिए ओनर को, होटल ओनर को, तो होटल ओनर ने तुरंत फोन किया अपने मिठाई वाले को, और उसने मिठाई वाले से कहा कि भैया तुम्हारा जो पेमेंट बाकी था मिठाई का, वो लेके जाना। मिठाई वाले ने पेमेंट ले लिया 500 रुपए आके। मिठाई वाले ने जाते जाते वो पेमेंट तुरंत किराना शॉप वाले को दे दिया, ग्रोसरी वाले को। उसने कहा कि भैया आपके यहाँ से मैंने चीनी वगैरह सब घी वगैरह खरीदा था, तो ये उसके 500 रुपए अपने उधार थे, वो ले।
किराने वाले ने क्या किया, किराने वाले ने तुरंत वो पैसा उठाया और उसने कहा भैया अच्छे भी पैसे आ गए। वो हेयर कटिंग वाले के पास गए। एक्चुअली क्या है, किराने वाले के यहाँ पे शादी थी, शादी में बहुत सारे मेहमान आए थे, तो उनकी कॉमन हेयर कट कराई, तो वो कॉमन हेयर कट के पैसे बांटे, तो 500 रुपये उसने हेयर कट वाला। अब वो हेयर कट वाला सीधा उठा और उसने कहा कि भैया मेरे सिस्टर की शादी थी 2 महीना पहले, तो शादी में वो जो बाराती आए थे उनको होटल में रुका था, तो वो होटल के पैसे बांटे, वो जाता है वापस से पैसा होटल ओनर को दे देते। ये 500 रुपए का नोट पूरा घूम के अभी होटल में वापस आ गया। अब ये जो अपना राज था, ये ऊपर नहाने गया, जैसे ही इसने शॉवर शुरू किया तो शॉवर गिरा इसके सिर पे। शॉवर इसके सिर पे गिरा तो वो घबरा गया, उसने कहा कि अरे यार नहीं तो अभी शॉवर गिरा है, आप सोऊंगा तो छत गिर जाएगी। घबरा गया वो, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो सामान पैक किया नीचे। उसने कहा भैया, वो लड़ा उससे ओनर से, उसने कहा भैया आप देखो जाके शॉवर सिर पे गिर गया, मेरे को ऑलरेडी चोट आ गई, खून निकल रहा है, और आप यदि मुझे फिर भी रुकना चाहते हैं यहाँ पे तो फिर मुझे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप मेरे पैसे वापस दो, मैं कहीं और रहूंगा। 500 रुपए वापस लेता है तो वापस चला। अब इसके बारे में सोचना कि क्या ये सिचुएशन प्रैक्टिकल है, क्या ऐसा हो सकता है, और आपको शायद आंसर मिलेगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। ये जो मैंने जो भी कहा ये पॉसिबल है। ये 500 रुपए के नोट में होटल वाले का कर्ज मुक्त हो गया, उसके बाद मिठाई वाले का कर्ज मुक्त हो गया, उसके बाद किराने वाले का कर्ज मुक्त हो गया, उसके बाद जो बार्बर था उसका भी कर्ज मुक्त हो गया। 500 रुपीज में 5 लोग कर्ज मुक्त हो गए, और वो 500 रुपीज किसी के पास है भी नहीं। ये फ्लो ऑफ मनी है, पैसा इसी तरीके से मूव करता है। सो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है। अब हम अगले वीडियो में इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।